everyone, welcome to Score Plus. This is शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और अब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक्स को समझने वाले हैं, है ना। सबसे पहले थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। कहने का मतलब कोई भी चीज जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बिगिनर होते हैं, लेकिन समय के साथ अगर आप डटे रहे, आप लगे रहे, तो प्यारे बच्चों आप जरूर उस चीज में प्रो बनने वाले हैं। मतलब आपका नॉलेज उस चीज में 100% बढ़ने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और आपके मार्क्स भी बढ़ने वाले हैं, नो डाउट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर, है ना। थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, जैसे अगर हम लोग कोई एक इस तरीके का एक मान लो हमने बॉक्स कंसीडर किया और इस बॉक्स पर अगर हर डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स लगे, लाइक दिस, इस तरीके का फोर्स अगर इस बॉक्स पर लगे, ठीक, तो ये जो फोर्स होगा जो कि हर डायरेक्शन से इसके ऊपर आ रहा है, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। यानी कि थ्रस्ट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का मतलब सिंपल हो गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। एसआई यूनिट थ्रस्ट का बच्चों न्यूटन होता है, क्योंकि थ्रस्ट क्या है? एक सिंपल फोर्स है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला है। दैट्स इट, इसमें और कोई चीज नहीं है। दैट मींस व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बात आई, सर प्रेशर क्या होता है? देखो, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। यानी कि प्रेशर जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है। यानी कि यही थ्रस्ट जब यूनिट एरिया पर लगता है तो उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। सो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम यूनिट एरिया ले लें तो उस यूनिट एरिया पर इस तरीके का जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रेशर। सो प्रेशर का यूनिट जो होता है, अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब सिंपल फॉर्मूला है F बाई ए। और अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें तो यूनिट भी इसका बहुत सिंपल है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही प्यारे बच्चों पास्कल भी कहा जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। तो SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल, ठीक। प्रेशर का SI यूनिट क्या हो गया बच्चों? पास्कल हो गया। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई साहब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस पर लग रहा हो ऑब्जेक्ट के, दैट परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेशर। आइए प्रेशर पर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही फंडामेंटल सा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट प्रेशर। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला यहां पर सिंपल है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स है हमारे पास कितना? 100 न्यूटन के बराबर, और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर के बराबर। आप डिवाइड करोगे तो प्रेशर आएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों पास्कल बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में PA हम लोग लिखने वाले हैं। इसका मतलब
यहां पर प्रेशर कितना हो गया, दैट प्रेशर इज इक्वल टू 50 पास्कल। आइए अब अगला एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ये देखिए गर्ल्स जो होती हैं वो हील पहनती हैं, इस तरीके का हील सैंडल होता है ना, जिसमें ये काफी नुकीला होता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम लोगों से बच्चों कहा गया है वुमेन इज वियरिंग शार्प हील्ड शूज एंड, और इसका दूसरा नाम है पेंसिल हील्ड शूज और स्टिलेटोस भी इसको हम लोग बोलते हैं। खैर जाने दीजिए, इतना हमको नॉलेज की इसमें जरूरत है नहीं। इफ द मास ऑफ वुमेन इज 50 केजी, वुमेन का मास बच्चों 50 केजी है, एंड द एरिया ऑफ वन हील का एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन द वुमेन स्टैंड्स ऑन जस्ट वन हील। कह रहे हैं जब वुमेन केवल एक हील पर खड़ी है, एक पैर पर खड़ी है, तो कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगी। देखो प्रेशर जो होता है बच्चों वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर उस वुमेन का मास है 50 केजी तो उसका वेट कितना रहा होगा, 50 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं हम लोग, है ना। सो दैट विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, और एरिया जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसमें हम 10 की पावर -4 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्स न्यूटन में, और ये हो गया एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में। क्लियर। सो ये बनने वाला है, दैट विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, वी कैन राइट हियर 2, क्योंकि ये देखो 10 की पावर 2 है और ये भी ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10 टू द पावर 4, ये भी ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। So that will become 5 multiplied by 10 to the power 6 पास्कल्स। यानी कि जब वो एक पैर पर खड़ी होंगी, एक हील पर खड़ी होंगी, तो उस समय वो कितना प्रेशर वहां पर एक्सर्ट कर रही होंगी, 5 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल्स के इक्वल। क्लियर है बच्चों। और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कह रहे हैं रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास 4 केजी। एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, उसका मास है बच्चों 4 केजी। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस वुडन ब्लॉक आर 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सब हम लोग को पता है, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये चीजें पता है। और कह रहे हैं कि जो मास था इट हैज अ मास ऑफ 4 केजी, मास भी हमें पता था 4 केजी। फाइंड प्रेशर ऑन द टेबल टॉप व्हेन वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर ऑन द टेबल। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो वुडन ब्लॉक है, इस तरीके का मान लो वुडन ब्लॉक है, और वो रखा गया है, जो नीचे वाली जो सरफेस है, जो नीचे रखी हुई बच्चों जो सरफेस है ना, नीचे रखी हुई जो सरफेस है, देखिए हम लोग इस तरीके से सबसे पहले तो वो वुडन ब्लॉक को मैं बना रहा हूं। ठीक, सबसे पहले मैं इसको बना रहा हूं, ध्यान से देखिए ये है कैसा। ये देखिए इस तरीके का कोई ब्लॉक है। ठीक, अब नीचे ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो कि टेबल पे नीचे कांटेक्ट में है, हमसे कहा जा रहा है वो सरफेस का डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा जा रहा है बच्चों प्रेशर बता दो। देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है बेटा, अगर मास है 4 केजी का तो इसके करस्पॉन्डिंग वेट कितना होगा, दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई जी, यानी कि फोर्स हो गया mg के बराबर। ठीक, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, मास है 4 केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रफली हम 10 मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमको। एरिया की अगर हम लोग बात करें तो देखो आपसे कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है नीचे वाली सरफेस का। इसका मतलब एरिया बेटा कितना होगा, 50 बाई 100 कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट करो 50 सेंटीमीटर को, और जो 25 सेंटीमीटर है उसको भी आप 100 से डिवाइड करो, सो दैट विल बिकम 25 बाई 100। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको हम लोग आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 50 को इससे आप कैंसिल करेंगे 2 बनेगा, 25 को कैंसिल करेंगे 4 बनेगा, 2 इंटू 4 ये भी ऊपर जाने वाला है। तो बच्चों प्रेशर की वैल्यू आने वाली है 40 मल्टीप्लाइड बाई 8, 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी 320 पास्कल, 320 पास्कल। इतना प्रेशर फर्स्ट पार्ट में आने वाला है। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है प्यारे बच्चों। ये देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर,
लेकिन सेकंड पार्ट में हमसे ये बोल रहे हैं व्हेन वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद अ सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब इस बार अगर प्रेशर निकालना होगा तो दैट विल बी अगेन mg बाई एरिया, लेकिन इस बार ये वो वाला एरिया नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट एरिया, है ना, ये वो एरिया नहीं है, ये थोड़ा सा अलग एरिया है बच्चों। मास तो 4 kg था तो 4 इंटू 10 हो जाने वाला है, लेकिन एरिया है हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, और 10 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको भी आप 100 से डिवाइड करोगे, तो ये ओवरऑल देखो सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा हमारे पास, 25 को 100 से कैंसिल किया हमने, ठीक, एक 10 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा बेटा प्रेशर की वैल्यू P डैश इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10 40, यानी कि 1600 पास्कल। तो फर्स्ट केस में हमारा प्रेशर था 320 पास्कल, 320 पास्कल, जबकि सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों जो प्रेशर आया है वो 1600 पास्कल के इक्वल आया है। अब यहां पर देखिए कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है कि अगर आप अपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, सो एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर के बेसिस पर आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं। वाई स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप्स, अगर हम लोग स्कूल बैग की बात करें तो जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, स्ट्रैप्स जिसके थ्रू आप उसको कंधे पर लटकाते हो, ये जो स्ट्रैप्स हैं, ये स्ट्रैप्स बेटा हमेशा चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं? क्योंकि देखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा तो प्रेशर जो आपके कंधे पर लगेगा वो कम लगेगा, ठीक, प्रेशर कम लगेगा तो आपको फील कम होगा, इसलिए यहां पर ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया जाता है कि एरिया को बढ़ा दो जिससे प्रेशर की वैल्यू अपने आप बच्चों कम हो जाएगी। क्लियर? तो चौड़ा पट्टा जब इसका होता है तो इसकी वजह से प्रेशर कम होता है, हमारे कंधों पर प्रेशर कम फील होगा, तो कंधे पर कोई निशान वगैरह नहीं बनेंगे। अगर इसी की जगह पर ये पतला सा एक वायर होता, मजबूत वायर होता, पतला वायर अगर होता और आप टांगते तो आपके कंधे पर निशान बन जाता, मतलब काफी प्रेशर आपको फील होता, आपको पेन भी फील होगा उस कंडीशन में। क्लियर? नेक्स्ट देखो कह रहे हैं व्हाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। कह रहे हैं कि जो शार्प नाइफ होता है, चाकू जो होता है, जो शार्प होता है, वो बढ़िया से किसी भी फ्रूट को, वेजिटेबल को कट कर सकता है। अगेन रीजन इज सेम, क्या कि सर प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया है। अब अगर हमें किसी चीज को कट करना है बच्चों तो आप ही मुझे बताओ प्रेशर हम चाहते हैं कम लगे या ज्यादा लगे? अगर कट करना है बच्चों तो हम तो खुद ही चाहते हैं ना प्रेशर ज्यादा लगे, है ना। प्रेशर ज्यादा लगे तो तरीका क्या है भैया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप कम कर दो तो प्रेशर की वैल्यू अपने आप ज्यादा हो जाएगी, उससे वो वेजिटेबल, फ्रूट या जो भी चीज है वो जल्दी कटेगा। क्लियर? तो इसलिए अगर ब्लंट नाइफ होगी उसके कंपैरिजन में शार्प नाइफ अगर है तो वो ज्यादा बेटर है। शार्प नाइफ का एरिया कम, इसलिए जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा दैट विल बी मोर। अगला है देखिए कंडीशन क्या है, व्हाई द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन द कुशन देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। कह रहे हैं कि अगर कुशन के ऊपर आप खड़े हो जाओ तो वो ज्यादा दब जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन वही है, जब आप खड़े होते हो तो आपके केवल फुट का जो एरिया है, नीचे जो आपके पैर का एरिया है बच्चों, केवल वो एरिया की वजह से फोर्स लग रहा है ना, यानी कि एरिया उस कंडीशन में कम लगता है तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लगता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में वो पर्सन पूरा लाई डाउन मतलब लेट जाए, है ना, लेट जाए गद्दे के ऊपर, तब उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया बच्चों, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो है वहां पर कम हो जाएगा। अब प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो फिर वो कुशन उतना ज्यादा नहीं दबेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आ जाइए नेक्स्ट केस देखते हैं। द ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स so that there is less pressure on the ground and tires do not sink into comparatively soft ground in the field. Again reason is same, क्या अगर ब्रॉड टायर्स हैं, टायर का एरिया ज्यादा है बच्चों, तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और अगर कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो जल्दी नीचे धसेगा नहीं, है ना। इसीलिए ट्रैक्टर्स का जो टायर होता है आपने देखा होगा वो मोटा चौड़ा टायर होता है,
ताकि वो किसी भी खेत में जुताई कर सके। खेत में ट्रैक्टर को उतार देते हैं ना, तो वहां पर जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड उतना सॉलिड नहीं होता, क्योंकि खेत में क्या होता है, धंस भी सकता है वो, क्योंकि बहुत सॉलिड ग्राउंड नहीं होता है। लेकिन क्योंकि प्रेशर कम है बच्चों, तो वो क्यों धंसेगा, है ना। इसी वजह से हम लोग ट्रैक्टर का जो टायर है उसको चौड़ा कर देते हैं। इट इज इजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ वी हैव फ्लैट शूज rather than shoes with sharp heels और pencil heels। अगर आप रेगिस्तान में है, मान लो आप सैंड के ऊपर, बालू के ऊपर मान लो आप चलना चाहते हो, तो वहां पर जो आपके शूज हैं वो फ्लैट होने चाहिए, हील बिल्कुल नहीं होने चाहिए, पॉइंटेड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जितने ज्यादा फ्लैट होंगे बच्चों, एरिया उतना ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी। तो इसका मतलब ये आया कि भाई प्रेशर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, और प्रेशर आप अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया होता है। कौन सा फोर्स है? इसी फोर्स को बच्चों थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया, थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया। अब बात आई सर ये सरफेस एरिया या थ्रस्ट क्या है? तो भैया थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। क्लियर? इज नोन एज थ्रस्ट। अगर हम लोग बात करें, ये कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपसे कहा था इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर बच्चों हर डायरेक्शन में इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा होता है, इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरी साइड is known as thrust. So that thrust divided by this surface, अगर मान ली इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इस सरफेस का एरिया लेंगे तो इस सरफेस का प्रेशर आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही ये वाली जो सरफेस है इस पर भी देखो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है लाइक दिस, तो ये वाले परपेंडिकुलर फोर्स को अगर लें और ये वाली सरफेस एरिया को ले लें तो इस वाली साइड पर बच्चों प्रेशर आ जाएगा। कहने का मतलब प्रेशर हम अलग अलग फेसेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं कि फ्लूइड्स में भी ऐसा देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है भाई फ्लूइड्स में? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये देखो बढ़िया, मैं वाटर देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं, है ना, वाटर में बना रहा हूं, ठीक। देखिए जरा ध्यान से, ये है, ठीक, वाटर में बना रहा हूं भैया, ठीक है। वाटर देखिए, मैं ये लेयर को मैं फिर से सेम टाइप का लेयर में यहां बना रहा हूं, ठीक, फिर से सेम टाइप का लेयर बना रहा हूं, ठीक है। बराबर बराबर डिस्टेंस पर बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है वाटर, ठीक। ये समझ लीजिए वाटर की लेयर्स है। क्लियर? अब अगर बच्चों हम लोग किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, मान लो ये कोई भी एक सिलेंडर है, ये वाटर के अंदर पड़ा हुआ है, तो होता क्या है, इस पर बच्चों हर तरफ से फोर्स लग रहा होता है। देखो लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है और राइट साइड से जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो तो बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक। इधर का फोर्स और इधर का फोर्स जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। लेकिन भाई देखो इसके ऊपर जितना वाटर है उस वाटर का भी अपना वेट होगा, है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा। लेकिन अब नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा डेप्थ में आ गया है, तो अब इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले प्लेन के ऊपर इतना पूरा वाटर है ना, वाटर का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है, तो इसके ऊपर बच्चों जो फोर्स अप्लाई होता है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर? तो फिलहाल यहां पर भी हर तरफ से समझ लो फोर्स लग रहा है, इधर का फोर्स तो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, ऊपर से फोर्स कम लग रहा है जबकि नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो आइए प्रेशर इन फ्लूइड के बारे में भी बच्चों हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया हमसे? दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड। सबसे पहले तो यही बता रहे हैं कि भाई फ्लूइड क्या होता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ्लो कर सके, दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो जनरली बच्चों लिक्विड और गैसेस को हम लोग फ्लूइड्स में कंसीडर करते हैं। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। सारे लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं बेटा उनको हम लोग फ्लूइड्स में कंसीडर करते हैं। और यहां पर देखिए वाटर एंड एयर आर टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। वाटर और एयर जो होता है वो सबसे कॉमन फ्लूइड का एग्जांपल है हमारे पास। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करते हैं। फ्लूइड्स आल्सो हैव वेट। फ्लूइड जो होता है इसका अपना वेट भी होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो लेयर पे हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर वाली लेयर का जो वेट है वो उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा होगा। सो फ्लूइड्स like liquids and gases also exert pressure on the container in which they are enclosed. A fluid exerts pressure in all directions, even upwards. इसका मतलब प्यारे बच्चों जो फ्लूइड है वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, इवन अपवर्ड डायरेक्शन में भी वो फोर्स अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। अब आइए उसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो फ्लूइड की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बायंसी कहते हैं। इसी को बच्चों हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं। बायंसी का मतलब ये होता है अगर हम लोग किसी भी फ्लूइड को किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में अगर डिप करें, जैसे इस तरीके से देखो, ये एक कॉर्क था, लकड़ी का मान लो एक टुकड़ा था और इसको हमने लिक्विड में डिप करा दिया। डिप कराने के बाद जैसे ही हम लोग अपना अंगूठा हटाएंगे तुरंत ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है एंड इट बिकम्स लाइक दिस। अब मैटर ये है कि भाई हमने तो उसको पानी के यानी लिक्विड के अंदर पहुंचा दिया था, आखिर ये बाहर कैसे निकल आया? इसका मतलब प्यारे बच्चों कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में डाला जाता है तो देयर मस्ट बी एन अपवर्ड फोर्स व्हिच पुशेस द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स और वी कैन से बायंट फोर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बायंसी। तो आइए बायंसी को समझते हैं क्या होता है। Whenever an object is immersed in water or any other liquid, आप ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करो या किसी भी लिक्विड में डिप करो, it appears to lose some weight and feels lighter. It appears to lose some weight. ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम लिक्विड में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कुछ कम हो गया है और इसी वजह से वो ऊपर की तरफ आ गया। Every liquid exerts an upward force on the object immersed in it. किसी भी लिक्विड में जिस ऑब्जेक्ट को हमने डाला है वो उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में बच्चों फोर्स लगाएगा। Every liquid exerts an upward force on the object immersed in it. The tendency of the liquid to exert an upward force on the object placed in it is called buoyancy. तो buoyancy बच्चों क्या है? बायंसी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड अपने अंदर डूबे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। तो बायंसी वो प्रॉपर्टी हो गई प्यारे बच्चों, है ना। डेफिनेशन देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज बायंसी या व्हाट इज बायंट फोर्स। बायंसी क्या है बच्चों और बायंट फोर्स क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखो, when an object is immersed in liquid, it experiences an upward force. ऑब्जेक्ट लिक्विड में बच्चों डिप्ड है, डूबा हुआ है, तो ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। मेरे बच्चों इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स बोलते हैं। Hence the upward force acting on the object immersed in the liquid is called buoyant force. इसका मतलब प्यारे बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में डिप्ड है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग बायंट फोर्स कहते हैं। अब आइए मैं आपको बायंट फोर्स का थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहले तो हम लोग लिक्विड देखिए, लिक्विड को हम लोग बना रहे हैं कि मान लो वाटर का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, है ना। वाटर का बच्चों हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, वाटर का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हाँ चलो, ये मान लो लिक्विड था और लिक्विड में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बेटा ऐसा है, इसका कुछ पोर्शन डूबा है, कुछ पोर्शन ऊपर है। एक ऑब्जेक्ट ये है बच्चों जो पूरा का पूरा डूबा है, ठीक। लेट अस सपोज इसका जो डूबा हुआ पार्ट है, ये पार्ट, टोटल वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का बच्चों v था, ठीक। ये सेम ऑब्जेक्ट है, मान लो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। मैं एक जैसा बना दूं इसको, इसके भी मैं हाइट को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं, इसके साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं और इसके हाइट को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूं, ठीक।
इसको भी मैं इंक्रीज कर, अब हाँ सेम टाइप का लगना चाहिए आपको दोनों। टोटल वॉल्यूम V है, इसका भी बच्चों टोटल वॉल्यूम V है, लेकिन ये कितना पोर्शन इसका डूबा है, लेट अस सपोज इसका 2V/3 यानी 2/3 वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, जबकि यहां पर बच्चों पूरा का पूरा सॉलिड डूबा है, पूरा ही डूबा है, ठीक, यहां पर पूरा डूबा है, जबकि यहां पर 2/3 डूबा है, और ये 1/3 जो वॉल्यूम इसका है वो बाहर है, एयर है, V/3 वॉल्यूम इन एयर, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई अपथ्रस्ट फोर्स सर किसमें कितना होगा, बायंट फोर्स किसमें कितना होगा, तो बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स का फॉर्मूला होता है VI ρL इंटू जी, VI ρL इंटू जी, जहां पर VI बच्चों क्या है, वेयर VI इज वॉल्यूम ऑफ immersed portion of solid, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। अगर 2/3 वॉल्यूम डूबा है तो आप 2/3 वॉल्यूम रखेंगे फॉर्मूला में, पूरा का पूरा डूबा है तो पूरा वॉल्यूम बच्चों रख देंगे उठाकर, ठीक। और रो एल का मतलब होता है सिंपली इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो एल का बच्चों मतलब क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी, और जी का मतलब हम सब लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, अपथ्रस्ट फोर्स तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर इस पेन को मैं लिक्विड में डालूंगा तो लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स, या उसी को हम लोग बोलेंगे बायंट फोर्स, ठीक। तो बायंट तो लिखा ही हुआ है, अपथ्रस्ट भी आप लोग इसको नोट कर लेना, बायंट फोर्स बोलो या अपथ्रस्ट फोर्स बोलो, बात एक ही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा, इट विल बी ऑलवेज एन अपवर्ड फोर्स, हमेशा ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों लगेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं इस कंडीशन में भाई अपथ्रस्ट फोर्स कितना है, सो एफ अप इन दिस कंडीशन विल बी V ρL इंटू जी, ठीक। और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अपथ्रस्ट फोर्स कितना है, तो दैट विल बी 2V/3, क्योंकि इस बार डूबा हुआ पोर्शन बेटा 2V/3 है, ρL इंटू जी, क्लियर। तो यहां पर अपथ्रस्ट फोर्स बच्चों ये है, जबकि यहां पर अपथ्रस्ट फोर्स थोड़ा सा अलग है, क्लियर है। तो जब कोई सॉलिड पूरी तरीके से डूब जाता है तभी उस पर अपथ्रस्ट फोर्स मैक्सिमम लगता है, अदरवाइज ये अपथ्रस्ट फोर्स देखो इस वाले से कम है, क्योंकि इसमें 2/3 है ना, 2/3 है, ये पूरा का पूरा है, सो V ρLg विल बी मोर देन दिस कंडीशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब पूरी तरीके से बच्चों डूबा होगा तब उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी बायंट फोर्स के बारे में थोड़ी सी और चीजें देखते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, बट देखिए, इट इज ड्यू टू upward buoyant force exerted by the liquid that weight of the object appears to be less in the liquid than its actual weight in the air. The upward force exerted by the liquid is known as upthrust force. In other words, buoyant force is also known as upthrust force. तो ये प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसमें कोई नई बात आपके लिए नहीं है। तो यहां पर देखिए उसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो होता क्या है भाई, अगर ये प्यारे बच्चों कोई लिक्विड है, अगर ये बच्चों कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट का बेटा वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन लिक्विड की वजह से एक अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी तक इस ऑब्जेक्ट का वेट एयर में mg के बराबर था, है ना, ऑब्जेक्ट का वेट एयर में कितना था, तो मैं लिख रहा हूं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन
एयर। प्यारे बच्चों, एयर में ऑब्जेक्ट का वेट कितना था, mg के बराबर, बट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन water, weight of the object in water will be mg minus thrust। भाई क्योंकि वाटर में डालते ही प्यारे बच्चों एक अपवर्ड फोर्स लग जाएगा ना, उसी को तो हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स बेटा बोल रहे थे। तो यहां पर होगा क्या, वेट लगेगा नीचे लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स प्यारे बच्चों लगेगा ऊपर। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वाटर में यानी लिक्विड में डालने पर वो कंपैरेटिवली कुछ कम फील होगा, ठीक, कुछ कम फील होगा। तो इस वेट को बेटा, इस वेट को हम लोग बोलते हैं एपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं इस वेट को, इसको हम लोग बोलते हैं एपेरेंट वेट। एपेरेंट मतलब जो हमको फील हो रहा है लेकिन रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ठीक, लेकिन ऐसा हम लोगों को यहाँ पर फील होता है जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डिप्ड होता है। क्लियर। तो ये एपेरेंट वेट हमारे पास आ गया, दैट इज mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अगर आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आई है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आई है तो थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाए, है ना, आ जाओ थोड़ा सा और डेप्थ में प्यारे बच्चों ले चलते हैं आपको। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग एपेरेंट वेट की बात कर रहे हैं तो वो mg माइनस एफ अपथ्रस्ट होता है ना। देखो बेटा डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग बचपन से इस चीज को पढ़ रहे हो। हालांकि अभी इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया जाएगा, बट आप लोग को पहले से पता है कि भाई डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप ही यहां से बताओ प्यारे बच्चों कि मास कितना होगा, यहां से बेटा मास कितना होगा, क्या वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर है, क्या वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर है ना। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही है सर। तो बेटा इसी फॉर्मूले को आइए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। मास की जगह क्या हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ये था mg माइनस अपथ्रस्ट। अब mg यानी वेट किसका था बेटा, ब्लॉक का, है ना। तो ये सॉलिड की डेंसिटी है, सॉलिड का ही वॉल्यूम भी है ना, सॉलिड का ही वॉल्यूम है। सॉलिड का कितना वॉल्यूम यहाँ पे डूबा है भाई साहब, पूरा का पूरा डूबा है। तो ऐसा करते हैं, इसको केवल हम क्या लिख देते हैं, अगर ये सॉलिड है तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये ऐसा हटा देते हैं, है ना। भाई जब पूरा का पूरा यहाँ पे डूबा हुआ है तो उसमें हमको vs लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका मतलब पूरा का पूरा डूबा है, और पूरा वॉल्यूम कितना हम लोगों ने माना था बच्चों, v माना था हम लोगों ने। क्लियर। चलो अपथ्रस्ट की बात करते हैं। अपथ्रस्ट का बेटा फॉर्मूला होता है vi रो एल जी। vi का मतलब सॉलिड के डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम। तो बेटा ये तो पूरे का पूरा डूबा हुआ है ना, और इसका टोटल वॉल्यूम हम लोगों ने कितना माना था, इसका टोटल वॉल्यूम हम लोगों ने मान रखा है v के बराबर, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू v। तो आप जरा चेक करो, एपेरेंट वेट हमारे पास कितना आएगा। एपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्यारे बच्चों एपेरेंट वेट कभी भी पूछा जाए किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगा सकते हो, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। अब आ जाइए, आपको मैं सिखाता हूं कि भाई अपथ्रस्ट फोर्स का कॉज क्या है। हालांकि मैंने आपसे बताया था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हो, पानी में मान लो डुबा देते हो, तो देखो लेफ्ट साइड से और बेटा राइट साइड से जो फोर्सेस लगेंगे वो बराबर लगेंगे। क्यों बराबर लगेंगे, क्योंकि अगर इस लेयर की मैं बात करूं तो इस लेयर के ऊपर जितना भी वाटर है वो सेम है बेटा, है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है ना इसके ऊपर, ठीक, तो उसका प्रेशर सेम होगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वाटर है लेकिन है बराबर पूरी लेयर पर, है ना। ऐसे नीचे इस लेयर पे देखो तो इसके ऊपर और ज्यादा वाटर है बट है बराबर। इस पूरी लेयर पर अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर जो है, हाइट ऑफ जो वाटर है
वो इक्वल है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब इस वाली लेयर पर हम लोगों ने चेक किया तो देखो प्रेशर कम था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हुआ, यहाँ पर और ज्यादा हुआ, है ना। इसका मतलब लिक्विड में डेप्थ में जाने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर इंक्रीजेस ऑन मूविंग इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड में अंदर जाने पर प्रेशर की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो बढ़ती है। देखो इट इज नोन दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीजेस with the depth. It is known that pressure exerted by the liquid increases with the depth and acts in all directions even upwards. इसका मतलब डेप्थ में जाने पर प्यारे बच्चों प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नाउ एज द टॉप ए ऑफ द मग इज एट लोअर डेप्थ इन वाटर इट एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स डाउनवर्ड। कह रहे हैं कि जो ए है, ए वाला जो टॉप सरफेस है बेटा मग का, क्योंकि इसके ऊपर पानी कम है तो इस पर प्रेशर भी कम लग रहा है। बी वाला जो बॉटम सरफेस जो है वो ज्यादा डेप्थ पर है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स नीचे से ज्यादा लग रहा है प्यारे बच्चों। हेंस द बॉटम बी ऑफ द मग इज एट ग्रेटर डेप्थ in the water, so it experiences more force in the upward direction. Hence there is a net force on the mug in upward direction. मतलब ऐसी वाली बात है, ऊपर से फोर्स लग रहा है मान लो 5 न्यूटन का, नीचे से फोर्स लग रहा है बच्चों 25 न्यूटन का, तो डिफरेंस हो जाएगा ना 20 न्यूटन का, है ना। ऊपर से 5 न्यूटन, नीचे से 25 न्यूटन, तो भाई डिफरेंस हो जाएगा ना 20 न्यूटन का। वो भी किधर की तरफ होगा प्यारे बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी वजह से that is the main cause of buoyant force, यही मेन कॉज है, that is the difference in the layers of liquid, है ना। लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स हैं जिसकी वजह से अलग अलग प्रेशर है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे कम प्रेशर प्यारे बच्चों, सबसे कम प्रेशर यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है, फिर बढ़ते बढ़ते प्रेशर लगातार बढ़ ही रहा है। इस पॉइंट पर प्रेशर अगर PA के बराबर है तो जब आप B पर पहुंचोगे, इस पॉइंट से जब आप B पर पहुंचोगे तो प्रेशर PB के बराबर है, और B पॉइंट का प्रेशर प्यारे बच्चों A पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा है। B का प्रेशर बच्चों A के प्रेशर से ज्यादा है। मतलब लिक्विड की डेप्थ में जाने पर प्रेशर की वैल्यू प्यारे बच्चों बढ़ जाती है, ठीक। और अगर आप में से कोई बच्चा जानना चाहता है कि सर कितना बढ़ जाता है, तो देखो जरा, बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, बी पर जो प्रेशर होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, बी का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस रो जी एच। अब बात आई सर ये एच क्या है, बेटा ये एच है ये हाइट, ये एच है ये हाइट, ए से बी के बीच की हाइट है एच। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। यहां पर रो क्या है सर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो हाइट है बच्चों वो है यहां पर एच। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायंट फोर्स। भाई साहब बायंट फोर्स को कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो अफेक्ट करते हैं, तो बायंट फोर्स का फॉर्मूला है वी आई रो एल जी, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी केवल 3 चीजें, है ना। तो ये भी 3 ही चीज से अफेक्ट होगा। सबसे पहला जो इसको अफेक्ट कर सकता है देखो क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। ऑब्जेक्ट के डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम, पूरा डूबा है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे, आधा डूबा है तो आधा लेंगे, 2/3 अगर डूबा है तो 2/3 लेंगे, 1/3 डूबा है तो 1/3 लेंगे, ठीक। दूसरी चीज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया भैया कि क्या एफ अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा वी आई रो एल इंटू जी, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंडेंट है। वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जल्दी चेंज नहीं होता है अर्थ पर, लेकिन अगर
अर्थ पर भी हम इक्वेटर पर देखें, पोल्स पर देखें, तो आपको हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो चेंज होती है। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे हो सकता है स्मॉल जी की वैल्यू को चेंज करा ले, है ना। कोई चीज को इक्वेटर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर सेम उसी चीज को पोल्स पर ऑब्जर्व करें, तो आपको पता है कि पोल्स पर जब हम लोग जाते हैं तो रेडियस घटता है और वहां पर जी की वैल्यू बढ़ती है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है बच्चों, कहीं पर यूज करा लें। तो इसका मतलब तीन चीजों पर जो बायंट फोर्स है वो डिपेंडेंट है। पहला, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड, दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और प्यारे बच्चों तीसरा यहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। अब एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखो, आर्किमिडीज साहब ने यह बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में पूरी तरीके से डूबा है या पार्शियली डूबा है, तो अमाउंट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड by the object will be equal to the upthrust force, will be equal to the upthrust force। देखो क्या है, when an object is fully or partially dipped यानी कि immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of liquid displaced by the object, which is equal to weight of the liquid displaced by the object। इसका मतलब आर्किमिडीज साहब ने अपथ्रस्ट यानी कि बायंट फोर्स, बायंट या अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू को बताया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। इन्होंने ये बताया कि अगर कोई मान लीजिए नाव है, कोई बोट है, तो हम सबको पता है कि भाई बोट का कुछ पोर्शन अंदर होता है, कुछ पोर्शन बाहर होता है, और ये मान लीजिए कोई लिक्विड है। अब अगर कोई यहां पर आपसे पूछे कि भाई कितना अपथ्रस्ट का फोर्स लग रहा है, भाई हम सबको पता है ना, वेट नीचे लगेगा, अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, कितना अपथ्रस्ट लग रहा है। तो जरा सोचो, अभी इतने में, इतने पोर्शन में प्यारे बच्चों, इतने पोर्शन में देखो, अब यहां पर इतने पोर्शन में पहले जब नाव यहां पर नहीं थी तो इतने पोर्शन में पानी था, वाटर था। अब जैसे ही नाव अंदर पानी में उतरी होगी, बोलो इतने रीजन का, ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, इतने रीजन का, ये रीजन का जितने में नाव आ गई, इतने रीजन का पानी, वाटर इसने यहां से हटा दिया होगा, खिसका दिया होगा, है ना। तो वो जो वाटर इसने यहां से रिमूव किया, उस वाटर का जो वेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहां पर लैंग्वेज में प्यारे बच्चों यही लिखा गया है, buoyant force or upthrust acting on an object is equal to weight of the liquid displaced by that object। तो ये आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये बहुत पूछा जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, और डेप्थ में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।